कहते हैं कानून और पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर पुलिस और कानून सही तरीके से अपना काम करे तो किसी भी मामले का आरोपी चाहे जमीन के 7 परत नीचे भी छुपा हो और उसे खोजने में पुलिस प्रशासन और कानून को कई साल गुजर गए हों, लेकिन पुलिस अगर पूरी तन्मयता से अपना काम करे तो ऐसे आरोपियों को एक ना एक दिन वो पकड़ जरूर लेती है। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ जिसमें पूरा मामला 10 फरवरी 2006 को होता है और गिरफ्तारी 2025 को होती है। दोस्तों, दरअसल 10 फरवरी 2006 को केरल का एक जिला पड़ता है कोल्लम और कोल्लम जिले का एक गांव पड़ता है आंचल गांव। इसी आंचल गांव में करीब 12 बजे 3 हत्याएं होती हैं। इन हत्याओं में एक मां और 17 दिन की दुधमुही 2 जुड़वी बहनें यानी कि 2 दुधमुही बच्चियां की नृशंस हत्या होती है। और इस हत्या के बाद पूरे भारत में देखते देखते उबाल आ जाता है और लोगों के बीच में आक्रोश फैल जाता है और फिर पुलिस अपना काम शुरू करती है। लेकिन पुलिस को ये हत्या किसने की थी, ये हत्या क्यों हुई थी, ये हत्या कैसे हुई थी और इस हत्या के पीछे का क्या कारण था, ये कहानी बहुत ही अचरज भरी है, बहुत ही खौफनाक कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे शायद खड़े हो जाएं। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार और भरोसे का कत्ल किया गया। एक ऐसी कहानी है जिसकी फाइल सीबीआई के पास करीब 14 साल रहती है, लेकिन सीबीआई इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कर पाती है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरी कहानी के पीछे का राज, आखिर क्या है पूरी कहानी? पूरी कहानी जानने के लिए आगे के वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए इस चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आप जो नए लोग इस पूरी कहानी को सुन रहे होंगे उन लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जिनका प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें इस कहानियों पर मिलता है उनका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर मिला था। सबसे पहला नाम है मनोज मिश्रा का। मनोज मिश्रा है आसाम के रहने वाले हैं और संतोष कुमार है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। घनश्याम त्रिवेदी हैं। श्रवण कुमार हरदोई से हैं जिनका प्यारा सा कमेंट हमें हर कहानी पर मिलता ही रहता है। मनीष है झारखंड से और शेष मनीष शुक्ला जी हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस गांव से, किस प्रदेश से, कहां से सुन रहे थे ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा और आपको ये पूरी कहानी सुनकर क्या लगा ये भी जरूर अपने दिल की मनोभावना बता दीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल बिना देरी किए कहानी की तरफ वापस बढ़ते हैं। दोस्तों, दरअसल 10 फरवरी 2006 को जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया कि यहाँ पर 17 दिन की जुड़वा बच्चियों की हत्या हो जाती है और उनकी मां की भी हत्या हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव जिसका नाम आंचल गांव है। आंचल गांव में एक लड़की रहती थी जिस लड़की का नाम होता है रंजनी। रंजनी देखने में खूबसूरत, ठीक ठाक, अच्छा खासा बदन, जो भी उसको एक बार देखता था वो देखता ही रह जाता था। और इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम होता है दिबिल। दिबिल भी ठीक ठाक हाइट का, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक, हाई स्कूल का एग्जाम दिया था दिबिल ने। दिबिल पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने घर के कामों में लगा रहता। दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवार के थे, यानी कि दिबिल और रंजनी। रंजनी के पिताजी की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। दिबिल चूंकि बड़ा हो चुका था, उसके पिताजी कहते हैं कि गांव के कई लोग सेना में हैं, तुम भी सेना की तैयारी करो। अब वो सेना की तैयारी करता है और उसका कुछ दिन बाद ही भारतीय थल सेना की एक भर्ती आती है जिसमें बतौर वो सिपाही भर्ती हो जाता है। भर्ती होने के बाद वो ट्रेनिंग अपनी काटता है। ट्रेनिंग काटने के बाद जब वो अपने गांव वापस आता है तो अचानक रंजनी और दिबिल की मुलाकात होती है। दोनों पहले तो आपस में बातें करते हैं। धीरे धीरे बातें करते करते दोनों का पूरा जो बातों का सिलसिला था वो दोस्ती में तब्दील हो जाता है। और इधर दिबिल की जो है वो छुट्टियां भारतीय थल सेना से पूरी हो जाती हैं और फिर वो अपने ट्रेनिंग सेंटर पर वापस लौट जाता है।
ट्रेनिंग सेंटर से उसको पहली पोस्टिंग दी जाती है। पहली पोस्टिंग के बाद वो फिर घर पे छुट्टी आता है। अब दिबिल और रंजनी दोनों आपस में बैठकर काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद दिबिल की छुट्टियां जो है वो पूरी हो जाती हैं। फिर से वो भारतीय थल सेना में चला जाता है और उसे भारतीय थल सेना पठानकोट के आर्मी कैंप में ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद फिर वो घर छुट्टी आता है। घर छुट्टी आने के बाद रंजनी और दिबिल दोनों का जो दोस्ती का सिलसिला था वो शारीरिक संबंध के रूप में तब्दील हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब तक दिबिल वहां पर अपने गांव में रहता है वो आए दिन रंजनी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो वापस अपने यूनिट अपने फौज में चला जाता है पठानकोट। पठानकोट जाने के बाद रंजनी उससे कहती है कि वो अब गर्भवती हो चुकी है। और जब ऐसी बातें अपनी प्रेमिका के मुंह से दिबिल सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपनी प्रेमिका रंजनी से कहता है कि रंजनी, ऐसा है कि देखो ये सब चीजें ठीक नहीं है, मैं शादी तुमसे करूंगा वो बात ठीक है, लेकिन बिना शादी के मेरे घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे में अच्छी बातें नहीं है। तुम ऐसा करो, पास के किसी हॉस्पिटल में जाके अपना गर्भपात करा दो। लेकिन रंजनी जो थी वो इस बात पर तैयार नहीं होती है। रंजनी कहती है कि नहीं, मैं अपना गर्भपात नहीं कराऊंगी, मैं जो मेरे पेट में बच्चा है ये धरती पर आएगा ही। और फिर दोनों के बीच में आपस में तकरार होती है और तकरार यहां तक बढ़ जाती है कि रंजनी और दिबिल दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बिल्कुल तरीके से बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के बाद जनवरी 2006 में एक हॉस्पिटल में रंजनी को एडमिट कराया जाता है डिलीवरी के लिए। और डिलीवरी के लिए जब एडमिट कराया जाता है तो हॉस्पिटल वाले कुछ फॉर्म वगैरह भरते हैं, जिस फॉर्म में पिता का नाम पूछा जाता है। लेकिन रंजनी की माताजी उस फॉर्म में पिताजी का जहां पर नाम लिखना था वो पूरी तरीके से सादा छोड़ देती हैं। अब हॉस्पिटल वालों को शक होता है कि एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए आई है, लेकिन पिताजी का नाम क्यों नहीं लिखना चाहती है। जब इसके पीछे का कारण अस्पताल वालों को समझ में आता है तो अस्पताल वाले इस बात को धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते पूरे गांव में पहुंच जाती है। अब लोगों के बीच में ये बात कौतूहल का विषय बन जाती है। और इधर रंजनी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दे दिया था। अब दोनों जुड़वा बच्ची उसकी दुनिया में आ चुकी थी। अब लोगों के बीच में, गांव के बीच में रंजनी की माँ की, रंजनी के परिवार की बेइज्जती होने लगती है कि रंजनी अभी कुंवारी है, रंजनी की शादी नहीं हुई। और ऐसे में 2 जुड़वा बच्चियां लोग बहुत ज्यादा मजा लेने लगते हैं। अच्छा, जब ये हॉस्पिटल में रंजनी की डिलीवरी होनी रहती है तो एक व्यक्ति आता है जो रंजनी की मां से मिलता है और कहता है कि उसका नाम अनिल कुमार है, अगर डिलीवरी में कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। अगर खून की भी जरूरत पड़ी, अगर ऑपरेशन से डिलीवरी होनी है, खून की भी जरूरत पड़ी तो मैं खून देने के लिए तत्पर हूं, खून दे दूंगा या खून की व्यवस्था करा दूंगा। अगर पैसे कौड़ी की कोई जरूरत पड़ी तब भी बता देना। अनिल जब ऐसी बातें करता है तो रंजनी की मां बहुत ज्यादा उसे अच्छा मानती है, बहुत उसे धन्यवाद देती है। हालांकि ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब अनिल जो है खुलकर रंजनी और रंजनी की मां की सहायता करने लगता है। और फिर जैसे ही रंजनी डिस्चार्ज होती है हॉस्पिटल से डिलीवरी के बाद, अपने बच्चों को लेकर अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन अनिल कहता है कि ऐसा है कि गांव लेकर मत जाओ, नहीं तो गांव में बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। मैं एक कमरा तुम लोगों को दिला दे रहा हूं किराए का, आप रहकर यही जीवन यापन करो। अब मां, बेटी और उस बेटी की दोनों बेटियां यानी रंजनी की दोनों दुधमुही बेटियां अपना जीवन वहां पर काटने लगती हैं जहां पर अनिल ने कमरा दिलाया था। उसके बाद रंजनी की मां राज्य महिला आयोग में शिकायत कर देती है डीएनए जांच के लिए। राज्य महिला आयोग में डीएनए जांच के लिए जब शिकायत होती है, शिकायत ऊपर तक जाती है। पुलिस, अब पूरा प्रशासन अलर्ट होता है। जब पुलिस प्रशासन पठानकोट के आर्मी कैंप में जाता है तो पता चलता है कि दिबिल को पहले से ही कहीं से पता चल गया है और दिबिल तो आर्मी छोड़कर भाग गया है। अब पुलिस उसकी खोजबीन करती है, लेकिन पुलिस को कहीं उसका पता निशा नहीं चलता कि आखिर दिबिल किस दुनिया में समा गया। पुलिस बहुत हैरान परेशान होती है और फिर हैरान परेशान होने के बाद ये केस 2006 का करीब 4 साल बीत जाते हैं। 2010 में ये पूरा का पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
सीबीआई को ट्रांसफर, जब ये पूरा केस कर दिया जाता है, सीबीआई अपने तरीके से जांच करना शुरू करती है। इसी बीच अचानक एक दिन दिबिल को जब लगता है कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, अब मेरे ऊपर सख्तियां और ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसे में मेरी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी और मैं ना घर का रहूंगा ना मैं घाट का रहूंगा। ऐसे में वो 9 फरवरी 2006 को वही कमरे पर पहुंचता है जहां पर किराए पर रंजनी अपने दोनों बेटियों के साथ रहती थी और दोनों बेटियां अभी उसकी मात्र 17 दिन की थी, दुधमुही बच्चियां। वहां मिलता है और उसकी मां से कहता है रंजनी के कि देखिए, अब आपको कोई कहीं शिकायत करने की, पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं इनका वास्तविक पिता हूं, मैं इन दोनों बेटियों को एक्सेप्ट करता हूं, रंजनी को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। रंजनी को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और 10 फरवरी को सुबह 7 बजे अपनी सासू मां से, यानी कि रंजनी की मां से कहता है कि ग्राम पंचायत से कुछ कागजात दोनों बच्चियों के बनवाने हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, तो आप वहां पर चली जाओ और बनवाकर पेपर लेते आओ, हमारी कल वहां पर बात हो गई थी ग्राम पंचायत में। अब रंजनी की मां उन पेपरों को बनवाने के लिए ग्राम पंचायत में जाती है और जब वो तकरीबन 10 फरवरी 2006 को 12 बजे वापस लौट कर आती है तो देखती है, दरवाजा खोलती है घर का। जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है कि उनकी बेटी की और दोनों नन्ही बच्चियों की उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। अब ये हत्या का जैसे ही पूरा मामला खून से सनी, तीनों बाडियां, छोटी छोटी 2 बच्चियां, जब उसकी मां देखती है रजनी की, वो चिल्लाते हुए भागती हैं गांव की तरफ और फिर ये बात धीरे धीरे केरल के कोल्लम जिले में पूरी तरीके से फैल जाती है और फिर ये बात धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है और लोगों के बीच एक आक्रोश व्याप्त हो जाता है कि आखिर 2 छोटी दुधमुही बच्चियों को मारने का क्या मतलब था और आखिर किसने मारा। सबसे पहला शक दिबिल पर जाता है क्योंकि दिबिल कई सालों से गुम था, अभी 2-3 दिन पहले ही आया था। अब इन हत्याओं की सनसनी में पुलिस को ढूंढना था उस शख्स को जिसने ये हत्याएं की है। पुलिस को जब अब आर्मी कैंप में दिबिल नहीं मिलता है तो पुलिस उस जहां पर हत्या हुई थी वहां की बारीकी से जांच करती है। को घर के पीछे से ही एक बाइक मिलती है, किसी राजेश कुमार के नाम से रजिस्टर थी। जब उस बाइक का पूरी तरीके से डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये राजेश कोई और नहीं बल्कि वही अनिल है जिसने हॉस्पिटल में इन लोगों की सहायता की थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर अनिल का बाइक वहां पर छोड़कर जाना और इन दोनों मां बेटियों की हेल्प करना, इसके पीछे क्या राज हो सकता है। पुलिस जब उस राज को जानने के लिए आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि दरअसल जिसके नाम से बाइक थी, राजेश और अनिल दोनों एक ही व्यक्ति हैं और ये भी सेना में कार्यरत है। पूरी तरीके से जब पुलिस इस पूरे केस में जांच करती है तो पता चलता है कि राजेश और दिबिल दोनों साथ साथ में रहने वाले थे। दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे फौज के और दिबिल ने ही अनिल को छुट्टी दिलाकर भेजा था कि जाकर उनकी हेल्प करो। अब पुलिस अनिल को ढूंढती है। अब पुलिस के पास 2 फौजियों के नाम थे लेकिन पुलिस दोनों को ढूंढती है लेकिन कुछ नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे जमाना चेंज हो चुका था, इस पूरे मामले को 19 साल बीत जाते हैं। 19 साल बाद अब पुलिस पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। पुलिस अब नई नई टेक्नोलॉजियों का यूज करने लगी है। पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 19 साल पहले का कुछ फोटोग्राफ जो अनिल और दिबिल का था उन फोटोग्राफ को निकालती है और उसके आधार पर एक स्केच जारी करती है और कुछ फोटो उस तरीके से बनाती है जैसे 19 साल पहले आपने किसी को देखा हो, अब आप 19 साल बाद उस व्यक्ति को देख रहे हो। पुलिस कई जगह सोशल मीडिया पर ये पूरी तरीके से फोटो सर्कुलेट करती है, लोगों के बीच पहचान के लिए भेजती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। अचानक से एक फोटो शादी की, इस जो फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से केरल पुलिस ने बनाई थी वो एक शादी की फोटो से मैच कर जाती है और पुलिस तुरंत ही इस पूरे मामले को सीबीआई को बताती है। फिर सीबीआई अपना पूरा दबाव बनाती है और सीबीआई फिर पंडुचेरी में जाकर छापा मारती है और वहां से प्रवीण नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। प्रवीण पहले तो बताता है कि साहब उसका नाम प्रवीण है, लेकिन जब सीबीआई अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी करती है तो वो बताता है कि वही राजेश है और वो सेना से रिटायर हो चुका है। अब वो यहाँ पर अपना नाम और पहचान बदल कर रह रहा है और
उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, वो शादीशुदा हो चुका है, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं और उसकी वाइफ जो है वो शिक्षिका है। अब सीबीआई पूछती है कि तुम तो गिरफ्तार हो चुके हो, आखिर दिविल कहाँ है? तो दिविल के बारे में बताता है, दिविल भी वही पड्डुचेरी में विष्णु के नाम से अपना नाम बदलकर, पहचान बदलकर रह रहा था। और विष्णु की वाइफ भी एक सरकारी टीचर थी, एक सरकारी अध्यापिका थी। विष्णु और दिविल यानी कि विष्णु दिविल दोनों एक ही होते हैं। प्रवीण के नाम से राजेश रह रहा था। अब दिविल और राजेश को 4 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बताया कि पुलिस प्रशासन और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये सही तरीके से अगर अपना काम करे, चाहे 7 परत नीचे भी जमीन के छुपा हो, तो उसे कभी ना कभी ढूंढ ही लेती है। और दूसरी चीज, इस पूरी कहानी से आप ये सीख ले सकते हैं कि अगर आपने गलत किया है तो आप कितना साल तक छुप कर अपनी पहचान बदल कर रहेंगे, कभी ना कभी आप कानून के शिकंजे में और पुलिस के शिकंजे में आएंगे ही। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आप कहानी से सतर्क और जागरूक जरूर होंगे। कहानी आपको समझ में आई हो तो कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर कर देना। मिलता हूं ऐसी एक नई सतर्क और जागरूक करने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।